बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा अनीस। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है मुल्क में सियासी दर्जा हरारत एक मरतबा फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, खुसूसन सिंध की सियासत में, जिसका आज देखने में नज़र आया, क्योंकि सिंध असम्बली के अंदर बदलियाती ऑर्डिनेंस जो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने मंजूर किया था, सिंध गवर्नमेंट ने, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट के बाद भी आज वो मंजूर हो गया और उस पर अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया, हंगामा किया और पिछले दिनों काफ़ी उन लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस लगाए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर चेंजेस कर देते हैं, अगर उनको ऑब्जेक्शन है तो हमारे पास आएँ। और सिंध गवर्नमेंट ने ऑफ़र की और उसके अंदर अमेंडमेंट करके आज उन्होंने बिल मंजूर करा लिया। लेकिन इसके बावजूद आज अपोजिशन खासकर MQM और PTI ने भरपूर हंगामा किया। हम ये पूछेंगे कि अब उनको क्या एतराज़ है। उनकी सारी रिजर्वेशन जो थी पीपल्स पार्टी ने दूर कर दी और अब उनको क्या एतराज़ है अगर बिल मंजूर हुआ था। इससे पहले गवर्नर साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दिया, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने फिर दोबारा बिल वो असम्बली से मंजूर करा लिया। हमारे दरमियान आज पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी नुमाइंदा मौजूद हैं। ख़वातीन नुमाइंदा ज़बरदस्त बात करती हैं, अपनी पार्टी के मौक़िफ़ बयान करती हैं। मिस किरण मसूद हैं, मरकज़ी लीडर हैं MQM पाकिस्तान की। मैडम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके दरमियान हमारे दरमियान PTI की तरफ से हमारे दरमियान मौजूद है मिस फ़िज़ा ज़ीशान, आप प्रेसिडेंट हैं वुमेन विंग कराची की, आपको वेलकम करते हैं। तो किरण मसूद, मैं आपसे स्टार्ट लेता हूँ कि अगर उन्होंने आज बिल मंजूर कराया है आप लोगों के मशवरे के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद, फिर क्यों एतराज़ है, फिर क्यों हंगामा इस तरह असम्बली में हो रहा है? मशवरा तो कोई नहीं किया साहब, मशवरा कोई नहीं किया। एतराज़ात लगा के गवर्नर सिंध ने वापस किया था। इन्होंने थोड़ा सा उसको कॉस्मेटिक चेंजेस उसमें की हैं, लेकिन जो असल मुतालिबात हमारे हैं, सिर्फ MQM के नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स के, जो सिंध की जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी शामिल है, PTI शामिल है, दीगर तमाम जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस नहीं किए गए। इन्होंने कॉस्मेटिक चेंजेस की हैं कि हम यूसी चेयरमैन को इख्तियारात दे रहे हैं, हम टाउन नाज़िम को इख्तियारात दे रहे हैं, वो जो है टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, वो लुक आफ्टर करेंगे स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इदारों को, हॉस्पिटल्स को। इस तरीके से नहीं होता। यही ऑब्जेक्शन थे लेकिन नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप अपने मातहत क्यों कर रहे हैं? तालीमी इदारों को और सेहत के इदारों को आप अपने मातहत क्यों कर रहे हैं? आपने आज तक तालीम के लिए, सेहत के लिए ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि आप जो अस्पताल, जो तालीमी इदारे, KMDC, KIHD, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जिस तरह हमारे मातहत चल रहा था या लोकल बॉडीज़ के मातहत चल रहा था, वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत चलने वाले इदारों से करोड़ा दर्जे बेहतर है। इनके पास मिसाल में आ जाती है सिर्फ NICVD के हम कैसे चला रहे हैं। तो भाई, आपने वहाँ प्राइवेट विंग बनाया हुआ है, वहाँ से आप कमा रहे हैं, बेशुमार कमा रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि अब्बासी शहीद अस्पताल शहर के एक ऐसा ट्रामा सेंटर चलाता है जो बहुत ज़्यादा लोगों के रीच में है। अब आप वहाँ का भी वही हशर करेंगे जो इंटीरियर सिंध के हॉस्पिटल्स का हशर है। इमारतें तो आप शानदार बना लेते हैं, लेकिन उनके अंदर फिर आपके जानवर पलते हैं। आप देख लें सिंध के तालीमी इदारों का हाल, आप देख लें सिंध के अस्पतालों का हाल। अगर आप कराची के अस्पतालों का, कराची के तालीमी इदारों का वही हाल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं KMDC पर भी कब्जा करें और वहाँ भी आप कोटा सिस्टम नाफिज कर दें, तो ये जुल्म तो हम होने नहीं देंगे। आई एम सॉरी। लेकिन जो अमेंडमेंट के ऊपर पहले ऑब्जेक्शंस थे टाउन्स के हवाले से, ठीक है, वोट ऑफ शो ऑफ हैंड्स के हवाले से, तो उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। शो ऑफ हैंड्स की थोड़ी की अभी। अच्छा, नहीं, टाउन्स के हवाले से थे उन्होंने, टाउन तो उन्होंने कर ही दिए थे पहली दफा में भी। लेकिन बात यह है कि आप 140A के तहत इख्तियारात को डिवॉल्व करें। आप जिस तरह 18वीं तरमीम के तहत आप अपने पार्क्स को एंजॉय कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, वही राइट्स आप लोकल बॉडीज़ को दें। जो भी मुंतखब हो मेयर, उसके पास भी पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, इदारों को चलाने इख्तियारात होने चाहिए, इदारे उसके मातहत होने चाहिए। कराची एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, आपको पता है, दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है ये। अगर इसको इस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाह रही है तो आई एम सॉरी, यहाँ के लोग जो हैं लड़काना के लोग नहीं हैं, यहाँ के लोग इंडिया सिंध के लोग नहीं हैं। ये भरपूर एहतजाज करेंगे, ये सड़कों पे आएंगे। आपको पता है कि इस वक्त APC चल रही है और तमाम सियासी पार्टियां इंशाल्लाह कोई मुत्तफ़िक़ा
लाहे अमल लाएंगी और जो भी फैसला करेंगी उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। ठीक है, मिस फिजा दिशान, आपका ताल्लुक हुकूमती जमात पीटीआई से। अब तो आज बिल भी मंजूर हो गया, आपकी पार्टी ने काफ़ी हंगामा किया, अब आप लोग क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुस्तरद किया है बिल और बहुत एहतजाज किया स्पीकर के सामने, और बात वही है कि इन्होंने जो असल में पावर थी वो तो अपने पास रख ली है। थर्ड टियर जिसको कि लोकल गवर्नेंस कहते हैं, उसकी पावर उसको देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि अब आवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही। ये नहीं कि जिस तरह का इन्होंने पहले भी ये काला कानून लेकर आए हैं जिसके तहत ये चाहते हैं कि इनकी सारी की सारी पावर्स इनके पास रहें, और जो एक मेयर ऐसा है जो कि डमी हो, और जो कि जो भी कोई भी इंसान जिसके पास 70-80 करोड़ रुपए होंगे वो दे के इनका मेयर बन सकता है। इनके तो ये हालात है, इनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि ये अपने पैसे के बेस के ऊपर इस बिजनेस वेंचर को चलाना चाहते हैं, जिसको कि बल्दियात ये बोल रहे हैं, जिसको कहते हैं कि ये कराची को जितना इन्होंने बर्बाद कर दिया है, जिस तरह इदारों को करप्ट कर दिया गया है। हमारे यहाँ तो ये हालात हैं कि हमारे यहाँ ये लोग बोलते हैं कि रिश्वत लेना हमारा हक है, और आप यकीन कीजिए कि रिश्वत को अगर रिश्वत समझ के मांगा जाए तो वो बुराई है, लेकिन अगर हक समझ के मांगा जाए तो ये एक तबाही है। और ये तबाही कराची में क्रिएट की गई, जानबूझ के कराची वालों के साथ ये सलूक किया गया, जानबूझ के उनको इस नहज पे पहुंचा दिया गया। क्या कराची होता था आज से 30-40 साल पहले और क्या कराची अब है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों नहीं आखिर इसके लोकल गवर्नेंस के अंडर आएगी? क्यों नहीं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आना चाहिए? क्यों नहीं वाटर बोर्ड, वाटर माफिया जो इतना बड़ा चल रहा है, जिसमें ये करोड़ों रुपया रोज का बना रहे हैं, आखिर क्यों नहीं हम इस सिस्टम को सीधा कर सकते? क्यों कि ये हमें सीधा करने नहीं देना चाहते। उनका मकसद ये है कि इस लोकल बिल के तहत ये पावर्स अपने पास रखें और डमीज उतार दें जमीन पे, और वो बस लोगों का क्या है, लोगों को बेचारों को तो आदत हो गई है कि दफ्तरों के चक्कर लगाएं, धक्के खाएं, बगैर पानी के जिंदा रहें, गंदे सीवरेज सिस्टम्स में, बारिशों में। जिस तरह के हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने आउट ऑफ द वे होके काम किया है, जिस तरह से नालों की सफाइयां हुई हैं कि सिर्फ लोग हमारी फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, जितना उन्होंने किया आगे आके उन्होंने दीवारें तक, उन्होंने एनक्रोचमेंट्स खत्म कराई दीवारें, और इसी वजह से इस दफा कराची डूबा नहीं। उसके अलावा जिस तरीके से आपकी एक एक इंसान की बॉडी में इस वक्त जो माशाल्लाह कोरोना वैक्सीन दौड़ रही है, उसका जो भी कहें, ये जो भी कहें, सारा क्रेडिट फेडरल गवर्नमेंट को जाता है। जिस तरह से उन्होंने आगे इस चीज को लेके अवाम तक उसके समरात पहुंचाए, जिस तरीके से हम लोग एहसास पे काम करें, तो बात करने की ये है कि एक्चुअली थर्ड टियर को ये लोग नहीं पावर देना चाहते। फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे आके अभी ग्रीन लाइन का आपने देखा इफ्तिताह किया, उसके ऊपर भी पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। उसके ऊपर एक दिन पहले आके जो हरकतें हुई वो आपके सामने है सारी। तो कहने का मकसद ये कि हम इस बिल के खिलाफ हैं, हम इसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। हम लोग ना सिर्फ बाकी तमाम पार्टीज के साथ जो हमारे एलाइज हैं उनके साथ भी मिल रहे हैं, बल्कि हमने मुख्तलिफ बिजनेस एसोसिएशन से जाके मिले हैं। इस दफा हम लोग ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें सब लोग बहुत तंग हैं। यहाँ की आप काटी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, निकाटी ले लें, आबाद वाले ले लें, एवरीबडी, हर कोई चीखें मार रहा है कि हम इस एक्ट को कबूल नहीं करते और हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तान के झंडे के नीचे सब खड़े होंगे और इंशाल्लाह इस काले कानून आपके पास दोबारा आता हूँ। अभी हमें ज्वाइन किया मिस मुसरत नियाजी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपकी हुकूमत ने आज बिल दोबारा से मंजूर किया, उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि अब दोनों पार्टीज को जो अपोजिशन हैं उनको क्या एतराज़ है? आपने उनके एतराज़ात दूर कर दिए थे, इसके बावजूद अभी भी अपोजिशन ने आज का खासा हंगामा किया और अभी तक बल्कि हंगामा हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है कि सीएम साहब ने भी और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा था कि आप आएँ, टेबल टॉक करते हैं, बैठते हैं, और जिस तरह की भी तरमीम की गुंजाइश है इंशाल्लाह उसमें करेंगे। देखिए, मैं ना मानूं वाली अगर रट लगाएंगे कि फेडरल में इनका इंसाफ कुछ और होता है, जब सूबे में आते हैं तो तासुब के अलावा इनके पास कोई चीज़ ही नहीं बचती है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो पीटीआई है वो सही मायनों में रोल प्ले कर रही है तासुब परस्ती का, और कुछ भी नहीं चाह रही। ये लोग चाह रहे हैं कि जो शहर कराची में अमन है वो अमन ना रहे। लेकिन कोई भी चीज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है,
وہ ٹیبل ٹاک پہ اور وہ بات چیت پہ جو ہے نا سمجھتی ہے کہ مسئلے کو حل ہونا چاہیے، نہ کہ کسی چیز کو طول دی جائے. دیکھیں اگر میری دونوں بہنیں ہیں، مجھے فضا کا تو ہے، مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ میری نیبرز میں بھی رہی ہیں، دوست بھی ہیں میری بہت اچھی. ایسا ایشو نہیں ہے کہ کسی چیز کو سارٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کا حل ہونا چاہیے، کیونکہ عوام ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہم لڑ جھگڑ کر کتنا ٹائم پیریڈ ویسٹ کریں گے. پہلے بھی تقریباً 3.25 سال جو ہے نا انہوں نے عوام کی بربادی کے تو گزارے ہیں. عوام کو کچھ دیا کیا ہے وہ سب مجھ سے بہتر میں اگر ایلیگیشن لگاؤں، کیونکہ ایلیگیشن لگانے میں جو ہے نا پی ٹی آئی کے دوست جو ہے نا وہ ماسٹر مائنڈ ہے، تو ہمیں نہیں کچھ کہنا چاہیے کہ ہم کچھ کریں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے جو بل منظور ہے اس میں آپ نے اپوزیشنز کو ان کا کنسرن لیا تھا؟ آپ جو دوبارہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہے، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ جو چیزیں اگر امینڈمنٹ ہوئی ہے، یہ کہہ دیں، میری دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کیا آپ لوگوں سے سجیشن نہیں لی گئی تھی؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی تھیں، اینڈ سب سے جب رائے لی گئی تھی تو سب نے کہا تھا کہ جی ٹاؤن سطح پر اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. تو ٹاؤن سطح پر بھی ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ جو اقتدار ہے وہ نچلے سطح تک جائے، گراس روٹ تک جائے. کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ صرف ہماری رائے تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اکیلے تنہا یہ کام کیا ہے، تو اتنی میٹنگز اور اتنی جو بیٹھکس ہوئیں تو اس کا جواب دہ کون تھا؟ وہاں پہ ساری باتیں ہوئی ہیں. اگر سمجھا جائے کہ یہ امینڈمنٹ ایسے ہی نہیں اس طرح ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے دیکھیں سی ایم سے زیادہ تو کوئی بااختیار نہیں ہوتا نا. اگر صوبے کا کپتان ہے، انہوں نے بھی میڈیا پر بھی آ کر کہا، ویسے بھی کہا، ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا، سعید غنی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کا حل اور جو بھی اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر میں نہ مانوں والی بات تو میں نہیں سمجھتی کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں جو امینڈمنٹ بل آج پیش ہوا ہے سندھ اسمبلی، ہمارے درمیان بات کریں تھی مسرت نیازی جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. میں کرن مسعود پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ مسرت نیازی صاحبہ نے کہا کہ ہم نے تمام پارٹیز کو بل سے پہلے انوائٹ کیا تھا کہ آئیں اور ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، اگر کوئی آپ کو ایشوز ہیں ہم اس کو سالو کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ انوائٹ پریس کانفرنس کے تھرو کرتے تھے، کوئی فارمل انویٹیشن نہیں تھا، کوئی انہوں نے میٹنگ نہیں بلائی. یہ کوئی کمیٹی فارم کر دیتے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے، تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی اس کمیٹی میں، ایکسپرٹس بیٹھتے اور کوئی نہ کوئی اچھا سا بل ڈیزائن کر لیتے. آپ جب ہم مظاہرے کرنے پہ آئے، ہم سڑکوں پہ آپ نے دیکھا کہ عوام اس میں شریک ہو رہی ہے، تو آپ نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ آئیے بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. تو یار یہ خیال تو آپ کو بل لانے سے پہلے آنا چاہیے تھا. آپ بل لانے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو، کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو انوائٹ کرتے، کیا وہ بیٹھ کے ایک اچھا سا لوکل باڈیز بل لے کے آتے ہیں جس میں کسی کو آبجیکشن بھی نہ ہو اور جس میں جو ہے آنے والے میئر کو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا، اس کو اختیارات ملیں. 140A کے تحت اختیارات دیے جائیں. جتنے امپورٹنٹ آپ کے لیے 18ویں ترمیم ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے پھر 140A ہے. وہ بھی تو اسی کی ایک شق ہے نا یار. پھر اس کو آپ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، دیکھیں اگر ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے پہلے آپ سے ڈسکس نہیں کیا، لیکن بل منظور ہونے کے بعد آپ لوگوں کو بلایا تھا. وہ تو کھلم کھلا وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم نے تمام پارٹیز کو دعوت دی کہ آئیں ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں، اور اگر کوئی آبجیکشن ہے تو ہم وہ دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ میئر والا معاملہ تھا اور شو آف ہینڈز کا معاملہ تھا، اس پہ چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر نہیں، شو آف ہینڈز تو ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. دیکھیں دعوت دینے کا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے APC بلائی ہے، آج ہم نے پراپر دعوت نامے دیے تمام سیاسی پارٹیز کو. ہمارے لیڈرز گئے ہیں، جا کے دفتروں میں انویٹیشن دیے ہیں ان کے، اور آج سب لوگ آئے ہیں. آپ صرف بلا لیتے، ایک دن مقرر کرتے، تاریخ مقرر کرتے کہ اس دن ہمیں اسی طرح آل پارٹیز کانفرنس سے بلا لیتے کہ بھئی یہ ہم بنانے جا رہے ہیں، آپ اپنی اپنی سجیشنز دے دیں. کچھ تو آپ ایسا عملی وہ کرتے. ٹھیک ہے. مس فضا ذیشان، میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بل منظور کیا ہے اس میں ہم نے تمام لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، لیکن کرن مسعود صاحب نے کہا کہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے انوائٹ کیا گیا تھا، ہمیں کوئی باضابطہ دعوت نامہ نہیں دیا گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا جو ہم آتے اور اپنی ریزرویشنز ریکارڈ کراتے.
بات یہ ہے کہ اگر پراپرلی فارملی انوائٹ کیا ہوتا تو پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا ہوتا. دوسری بات یہ کہ 70 سال سے ماشاءاللہ 70 سال تو نہیں 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں ماشاءاللہ 50 سال سے بلکہ پیپلز پارٹی, تو ان سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ یہ غلطی تو نہیں ہو سکتی نا کہ پتہ ہی نہیں چلا اور خود ہی بل انہوں نے ایک پاس کر دیا اور بعد میں اب یہ حجت تمام کر رہے ہیں کہ لوگوں باقی اپوزیشن کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ لوگ آ جاتے تو اچھا ہوتا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ تو یہ بات ہوئی کہ بس جان چھڑانے والی بات ہے, کیونکہ 18 امینڈمنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ ہر سیاہ سفید کے مالک ہیں, جو مرضی کریں آپ, اور آپ کراچی کو جس طرح تباہ حالی کے دہانے کے اوپر ہے اس سے بھی آگے اس کو لے کے جائیں. تو اس بات کو تو ہم قبول نہیں کریں گے, تو سڑکوں پہ نکلیں گے, اس پہ بہت احتجاج ہوگا. اور اس ایکٹ کو ہم نے, اس ایکٹ میں جو انفیئر چیزیں ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کروانا ہے انشاءاللہ. اور عوام بھی بہت زیادہ اس وقت باشعور ہو چکی ہے, انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں شہر کے اندر, کس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں, کس قسم کے مسائل سے دو چار ہیں لوگ, وہ ڈائریکٹلی لوکل باڈی گورننس ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور اگر ہم اس پہ اس وقت آواز نہیں اٹھاتے تو ہم پھر یہاں پہ بیٹھنے کے بھی مطلب لائق نہیں ہیں. اگر اس پہ اس وقت کراچی کا ایک میرا خیال ہے ایک اسٹیک ہولڈر نکلے گا باہر, کیونکہ بہت زیادتی ہے. انہوں نے بالکل نہیں بلایا, نہ انہوں نے آن بورڈ لیا پراپر طریقے سے, اور ان کا خیال ہے کہ یہ اسی طرح اس دفعہ نکل جائے گا, لیکن انشاءاللہ نہیں نکلے گا. ہم اس پہ پوری آواز لیکن اب تو بل منظور ہو گیا, اب کیا کریں گے آپ لوگ؟ اب سڑکوں پہ نکلیں گے. ٹھیک ہے, اب تو جس طرح آج احتجاج ہوا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں. عوام نکلے گی, ہم نے کیا, ہمارے ساتھ عوام نکلے گی, اور ان کو پتا ہے کہ واٹر مافیا جو سے جان چھڑانے کا یہی ایک یہ وقت ہے. اگر یہ وقت نکل گیا تو واٹر مافیا سے ہم پھر آگے 5-7 سال جان نہیں چھڑا سکیں گے. انہیں یہ پتا ہے کہ یہی وقت ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی کرپشن سے جو بلڈنگز یہاں پہ بنتی ہیں, اور اس کے بعد ان لوگوں کو پکڑنے کے بجائے بلڈنگ کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ بیچارے ادھر ادھر بے گھر ہو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے وہ ان آفیسرز کو پکڑیں جنہوں نے یہ بلڈنگز الاٹ کی تھی. اور وہ کون ہے؟ وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انڈر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے. یہ پورا ایک چین بنتا ہے. اور اسی طرح باقی کے واٹر اینڈ سیوریج, ہمارا جو سیوریج سسٹم ہے اس کے ابھی ساری پاورز ان کے پاس ہیں. ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے, اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں ہر حد تک. جی مسرت نیازی صاحبہ, بڑی زبردست اپوزیشن آپ کے ساتھ موجود ہے یہاں پہ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مظاہرے کرے, کسی قسم کے بھی پروٹیسٹ کرے. میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا یا ہمیں کہا نہیں گیا, ہمیں ٹی وی کے ذریعے مطلب معلوم ہوا. تو ٹی وی کے ذریعے تو بہت پرانا مسئلہ ہے ان کا کہ ان کو ٹی وی اور بیوی کے ذریعے ان کے لیڈر کو بھی پتہ چلتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اسی طرح سے پتہ چلا. بہرحال بات دراصل یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں, سب کچھ کریں, یہ ان کا قانونی بھی اور جمہوری بھی حق ہے. بات دراصل یہ کہ فضا کہہ رہی ہیں کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. تو میری بہن فضا, کیا منہ لے کے عوام کے پاس جائیں گے؟ آپ نے انہیں پیٹرول کا ریلیف دیا, آپ نے انہیں کھانے پینے کی اشیاء کا ریلیف دیا, آپ نے انہیں چینی کا ریلیف دیا, آپ نے انہیں گیس کا ریلیف دیا. بڑی شیم فل بات ہے کہ سب سے زیادہ پروڈیوس جو ہے نا گیس کر رہا ہے صوبہ سندھ. اس سے ہم تینوں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ایک خاتون بتا دے کہ ہمارے گھروں میں گیس آ رہی ہے. ایک چیز راجہ صاحب, مجھے میری بہن یہ بتا دیں کس منہ سے یہ عوام کے پاس جائے گی, خصوصاً پی ٹی آئی, کہ آپ منہ لے کے جائے گی عوام کے پاس اور کیا کہے گی ہم نے کیا کیا؟ میری بہن کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہے. کرپشن ہے تو 3.25 سال سے کیا آپ کی گورنمنٹ جھک مار رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن ہے تو بنی گالا تو ریلیف مل جاتی ہے. غریب کے گھروں پہ صرف ٹی وی پہ آ کے اور میڈیا پہ آ کے آپ جو ہے نا بھڑکے مارتے ہیں. آئیں نا اس امینڈمنٹ کو لے کے جائیں آپ اسمبلی کے اندر, اس پلیٹ فارم پہ آواز بھی اٹھائیں. جو غلط ہے, میں کہتی ہوں کہ جو غریبوں کا حق کھا رہے ہیں یا حق مار رہے ہیں ان کو بالکل جیل کے پیچھے ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ان چیزوں سے نہیں گھبراتی ہے. آپ کے لوگ تو گھبرا کے اپنے چینی والے جو آپ کی اے ٹی ایم مشین ہے اسے آپ باہر بھیج دیتے ہیں, پھر اس اے ٹی ایم مشین کو واپس پاکستان بلا لیتے ہیں اور کہتے اتنی شیم فل بات ہے. کم از کم میری سیاسی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں اس قسم کی ورڈنگ یوز کروں کہ اس اے ٹی ایم مشین کو آپ لا کے سائڈ لائن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو اپنے ساتھ نہیں لیا. بدبختوں ان کو ساتھ نہیں لیا تو آپ اس کو بھی تو جیل ڈالیں,
खुर्शीद शाह साहब को आपने क्या उनके ऊपर साबित किया जो आपने 1.5 साल उन्हें जेल में रखा? आपने अदीब फरियाल को रात के अंदर, जिस दिन सुबह ईद है, रात को आप उनको उठा रहे हैं, ठीक है, आपने उस पर क्या साबित किया? बीमारी की हालत में मेरे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जाते हैं, आपने क्या साबित किया? शर्जील इनाम मेमन पे आपने क्या साबित किया? आगा सराज दुरानी पे आप क्या साबित कर पाए? और अपने लोगों को, इनका दोहरा म्यार है, इनका दोहरा म्यार है, दोहरे म्यार की वजह से मतलब ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा हप करने के आदी है। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि आप पब्लिक को किस तरह फेस करेंगे, आपको जवाब इनका मिल गया कि इन्होंने बुलाया क्यों नहीं लोकल गवर्नेंस एक्ट के लिए? ये जवाब तो नहीं इन्होंने दे सकी आपको। जहाँ तक गवर्नेंस पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट का कराची में इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है, 18th अमेंडमेंट के अंडर जो कुछ नहीं है हमारे पास, और हम लोग आउट ऑफ द वे, जैसे मेरी बहन के ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्या कुछ हमने किया, किस तरह ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, किस तरह ट्रेड कॉरिडोर्स बन रहे हैं, किस तरह K4 के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जाती दिलचस्पी है, उसके अंदर वो खुद कह रहे हैं जाती दिलचस्पी है। उसके अलावा जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पे KCR स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है। जिस तरह कोरोना वैक्सीन का जिस तरह एक एक इंसान के जिस्म में है, वो भी फेडरल गवर्नमेंट का काम है। वो इनकी मेहरबानी है कि इन लोगों ने आउट ऑफ द वे भी जाके, जिस तरह इस वक्त हमारे MNAs जिस तरह यहाँ पे सड़कों के ऊपर भी लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो उधर से आ रहे हैं पैसे वो लगा रहे हैं बाकायदा। आपको दिखा भी हम सकते हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है कराची पे, जिस तरह तरीके से नालों की सफाई हुई है, वो सारा कुछ इसके अंदर शामिल है। और आप आगे देखेंगे भी, जहां तक आटे का ताल्लुक है तो पंजाब में आटे की कीमत कम है, यहाँ पे ज्यादा क्यों है? इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जहां तक महंगाई है, महंगाई इधर सबसे ज्यादा है, वहां उन इलाकों में फिर इससे निस्बतन कम है। महंगाई की बहुत सारी वजूहात हैं, वो तो आप भी जानते हैं। पेट्रोल और डीजल का जहां तक ताल्लुक है वो पूरी दुनिया में से सबसे कम है, सेल्स टैक्स ही खत्म किया हुआ है इस पे से हम लोगों ने। तो जो मुश्किलात हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये कि उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली जाए ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। उसके ऊपर ये कहा जाए कि नहीं फेडरल गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो कल की मिसाल आपके सामने है कि क्या कर रही है कराची के लिए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत क्या कर रही है, किस तरह की बसेस लेके आए, ये इन लोगों को बताएं कि 10 साल में 10 बसें ये दे सकी है सिंध गवर्नमेंट अभी तक। इन लोगों में तो ये नहीं है कि ये इतनी सी ट्रांसपोर्टेशन कराची की आवाम को प्रोवाइड कर सके। इन लोगों, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती है किस मुंह से इनकी जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, खुदा गवाह है कि इनके अफसर, इनकी कई ऐसी खवातीन हैं, इनकी नफीसा शाह साहिबा जो हैं उनकी भी जाती रही हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से। ये लोग माल बटोरते रहे हैं। हमारी खैर से ब्यूरोक्रेसी भी इसी किस्म की है। वो उनकी बीवियां, कई अफसरों की बीवियां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से लेती रही हैं। जहां तक एहसास प्रोग्राम का ताल्लुक है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के बारे में तो दुश्मन भी बात नहीं कर सकता। जिस तरीके से 150 अरब रुपया सिंध के अंदर तकसीम हो चुका, आज से 6 महीने पहले की बात है, जिसको हम ना तो पॉलिटिकली उसको हम दिखाते हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पीटीआई का कारनामा है, ना हम इसको इस तरह यूज करते हैं। तो कहने की बात यह है, और हमारे बाकी के प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हुए हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम है हमारा, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है, जो अब हेल्थ कार्ड इश्यूज हो रहे हैं पंजाब में। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट होती तो यहाँ पे भी होते हेल्थ कार्ड इशू, जिस तरीके से माशाल्लाह वहां पे और KPK में काम हो रहा है। तो कहने की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट मेरा ख्याल में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जिस तरीके से हम हाँ, ये जरूर है कि अवाम ने हमसे एक्सपेक्टेशंस जो की हुई हैं, हम अभी तक उस पर पूरे नहीं उतरे, लेकिन इंशाल्लाह अगले 6 महीने में आप देखेंगे ये सर्दियों में अशियाए खुर्दोनोश पहले से कम हो जाएगी। 3.5 साल तकरीबन हो चुके हैं, 1.5 साल तकरीबन रह गया है ना। अवाम को इतना लॉलीपॉप दिया गया, अवाम अभी तक इंतजार ही कर रही है। आपके सामने आ रही है, इंतजार कर रही है कब आएंगे। देखिए मेरी बात सुने, एक्सपोर्ट्स जो है हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं। हमारे एक इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बूम पे आई है। आज कल एंग्रो वालों ने PVC इंट्रोड्यूस करवाया है, पॉलीमर्स जो है उससे भी पाकिस्तान के ज़र मुबादला में भी बहुत इजाफा होगा और पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। उससे हमारी वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इस सिलसिले में। अच्छा, अब दूसरा हमारा टैक्स नेट में लाना आवाम को, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम था। उसके लिए ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करना था, वो भी माशाल्लाह FBR ने अब जिस तरीके से किया है कि उनके अंडर जो भी टैक्स नेट के अंदर जो बिजनेस आएगा उसमें उन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि उधर अगर आप खरीदारी उन दुकानों पे करेंगे जाके तो आपको इनामात मिलेंगे। तो इस तरीके से लोगों को इंसेंटिवाइज बिल्कुल आ रही है, अगले हफ्ते आ रही है। उसकी वजह भी IMF है। ब्रेक के बाद जी।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बलदियाती तरमीमी बिल जो आज पेश हुआ है, उसके ऊपर हमने काफ़ी बहस की। अब मैं मिस किरण मसूद, आपका ताल्लुक एमक्यूएम से है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप पीटीआई के अलायंस हैं फेडरल में, जैसा कि उन्होंने कहा कि बलदियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आप लोगों के पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह आप पब्लिक को फेस करेंगे? क्योंकि अभी तक आवाम को वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद रख रही थी आपसे और पीटीआई से। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम इस वक्त महंगाई से भी सफ़र कर रहे हैं, अवाम इस वक्त बहुत सारे परेशानियों का शिकार है। मुसद्दत बीबी ने गैस मेंशन की थी, ठीक है, ये सारे मसाइल हैं, लेकिन आवाम को ये बात पता है कि जिन दो पार्टीज़ के पास हमेशा हुकूमत रही है, जो हर चंद साल बाद बदल बदल के दो पार्टीज़ के लोग आते रहें, एक चांस नून लीग को मिलता रहा, एक उस पार्टी को मिलता रहा, उन्होंने भी आवाम के लिए कोई ऐसा काम किया नहीं है कि आवाम उनकी तरफ देख रही हो। लेकिन आप भी हर दौर में उन दोनों पार्टी के साथ एमक्यूएम रही है। ठीक है, रहे हैं, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान की सियासत का कि अलायंस भी बनते हैं, बनाने पड़ते हैं, अलायंस में जाना पड़ता है। हमेशा हर काम कोई 100% जो है ना वो विल पे भी नहीं हो रहा होता, कुछ मसलहतें होती हैं, कुछ तकाजे होते हैं। अगर आज हम पीटीआई के साथ बैठें तो ज़ाहिर है कराची जिस तरह लावारिस कर दिया गया था और हमें पीपल्स पार्टी से किसी खैर की तवक्को है ही नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम पीटीआई की तरफ देखें, पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाएं। जब लापता साथियों का मसला था, कराची में सेंसस का मसला, सिंध में सबसे बड़ा मसला तो सेंसस का है। आप देखें कराची की आबादी को जब तक प्रॉपरली गिना नहीं जाएगा और अकॉर्डिंगली डिलिमिटेशन नहीं होगी, हल्का बंदियां ईमानदारी की बेस पे नहीं होंगी। आप देखें इसी लोकल बॉडीज में एक्ट में देख लें, 40,000 पे भी हल्का बन सकता है, 75,000 पे भी हल्का बन सकता है। भाई आप एक फिगर फिक्स कर दीजिए कि अगर कराची में हल्का 75,000 पे बन रहा है तो फिर सिंध में भी, इंटीरियर सिंध में भी हल्का 75,000 पे ही बने ना। कराची जैसे बड़े शहर में जिसकी आबादी 3 करोड़ के लगभग अब है, वहाँ आप डिलिमिटेशन क्यों नहीं इस तरीके से करते कि इतने ही हल्के सूबाई और कौमी असम्बली के कराची में बने जितने इंटीरियर सिंध में हैं। ये सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम इस वक्त पीटीआई के साथ अलायंस में हैं और इंशाल्लाह रिजॉल्व हो रहे हैं ये हमारे इश्यूज़, कराची के इश्यूज़, आवाम के इश्यूज़, इनको रिजॉल्व करना पहले ज़रूरी है। सेंसस जो है हमारा बहुत बड़ा मुतालबा है जो अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर हो गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर आप तासुब देख लें, तासुब का ताना हमें मिला अभी भी पार्टी से। आप मुझे बताएं कि अगर आगा सिराज दुरानी साहब ये कहें कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरी लाश पर से बनेगी, तो ये तासुब नहीं है क्या? ये तासुब नहीं है क्या? आप खुद देखें ना कि कोटा सिस्टम नाफिज किया, ये तासुब नहीं है क्या? कराची के लोगों के इश्यूज ये हैं कि उनको नौकरियों में हिस्सा नहीं है। कराची के लोगों के इश्यूज ये हैं कि उनके पास तालीमी इदारे नहीं हैं अप टू दी मार्क। ये है कराची के लोगों के इश्यूज, हमें गिना तक नहीं जाता। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके घर में 5 अफराद हैं और मैं रोटियां 2 भेज दूं तो आप किसको खिलाएंगे और किसको भूखा रखेंगे? ठीक है, ये है इशू मैं कराची आपसे का। दोबारा पूछना चाहूँगा, जैसे कि किरण मसूद ने कहा कि जो कुछ भी होता रहा माजी में वो आप सबके सामने, अब कुछ आवाम को उम्मीद नज़र आ रही है जब बलदियाती इलेक्शन होंगे, शायद कुछ बेहतरी है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कुछ गवर्नमेंट आए, तो आप क्या समझती हैं कि अभी भी आवाम को आप यही कहेंगे, आपके लीडर यही कहेंगे घबराना नहीं, अभी भी उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें? जी बिल्कुल, इसलिए कि 2018 में जो मैंडेट हमें हैवी मैंडेट से पाकिस्तान की आवाम ने हमें इसमें इक़्तिदार में लेके आए, उसकी ये वो एक फ़र्स्ट स्टेप था और ये सेकंड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है बल्दियाती इलेक्शंस। अगर हम अगर इसमें ये इंशाल्लाह जीतते हैं और उसके बाद हम लोगों को पावर डेवोल्यूशन नीचे तक चली जाएगी और जिस तरह के फंड्स जो हैं वो नीचे तक गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को जाएंगे इंशाल्लाह। 3rd टियर जो है वो एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है और यही खान साहब का हमेशा से विजन रहा है कि जो पूरी दुनिया
میں آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح بلدیاتی نظام جن جن شہروں میں جن جن جگہوں پہ کامیاب ہیں اس میں اسی طرح ہے کہ مطلب اس کو پوری طرح سے ایمپاور کیا جاتا ہے. ہمارا مقصد بالکل اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحب, پروگرام کے آخر میں پوچھنا چاہوں گا, پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہوگی آنے والے بلدیاتی الیکشن میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں انشاءاللہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور بالکل ہونے جا رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور گراس روٹ پہ جا کے انشاءاللہ عوام کی پہلے بھی خدمت کی ہے اور اب بھی خدمت کریں گے, اور وہی جذبہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, اور اسی جذبے کو لے کر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو فالو کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. جس طرح سے فضا کہہ رہی تھی کہ جہاں جہاں الیکشن اور گراس روٹ پہ ہوتے ہیں وہاں وہاں بڑی اچھی چیز رہ جاتی ہے. میں بالکل اس کو آن کرتی ہوں, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ خان صاحب پنجاب کے اندر وقت سے پہلے 2 سال رہتے تھے, اپوزیشن میں تھے, ظاہری بات ہے وہاں پہ جو بلدیاتی الیکشن کے لوگ تھے کیونکہ وہ مختلف جماعتوں کے تھے, تو 2 سال پہلے وقت سے پہلے ختم کر دیا, ان کو ٹائم نہیں ملا. اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے, جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. انہوں نے ایم کیو ایم کو پورے 4 سال دیے جبکہ وہ ہمارے اپوزیشن میں تھے. ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فرق ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر ٹائم دیتے خان صاحب ان کو 2 سال وقت سے پہلے ختم نہ کرتے پنجاب کے اندر, تو میں سمجھتی ہوں بہت بہتر رزلٹ ہوتا. ٹھیک ہے. مسرت نیازی صاحبہ, فضا ذیشان اینڈ کرن مسعود صاحبہ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بل اسمبلی سے پاس ہو, کوئی بھی امینڈمنٹ آئے, وہ اس میں عوام کی بہتری ہے, وہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہو, سندھ کی عوام کی بہتری ہو, چاہے وہ بلوچستان کے عوام, ان کی بہتری کے لیے بل منظور ہونے چاہیے, پاس ہونے چاہیے. اور تمام لیڈرشپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس طرح کی قانون سازی کریں کہ ہماری نسلوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے. ملتے اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.